पूर्व औद्योगिक स्तर यानी 19वीं सदी की तुलना में धरती के तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 50% तक की वृद्धि का अनुमान। समुद्री जल स्तर में 20 सेंटीमीटर का उछाल। नहीं संभले तो खतरा बड़ा भी है और गंभीर भी। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के तमाम देश धरती के तापमान को 1.5 डिग्री तक बनाए रखने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली। संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में हुई चर्चा की। Our oceans are heating up, the rains are acidic, forests are burning, coasts are eroding, sea levels are rising, and people are displaced, and that is the truth. So let us do something about it together. I mean, we are not here to say you are in the treasury, we are in the opposition, and nobody can be above blame. We accept that. So I think we have to come together to protect and to do something about climate change, and that is the only true gift we can give the next generation. जो जलवायु परिवर्तन है यह इतना सीरियस इशू है, इसको हम लोगों को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। खास करके हम सबको, जैसे हमसे पहले माननीय नेत्री कह रही थी कि सबों को साथ मिलकर काम करना, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। हम इस दुनिया के सबसे वल्नरेबल देशों में से एक है। अगर क्लाइमेट रिफ्यूजी की बात हो रही है तो हमें उस पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम 3% हमारे पास ज़मीन है, 3% स्वच्छ जल है, और हम दुनिया के 17% आबादी को सब कुछ पालन पोषण और सब कुछ कर रहे हैं। सांसदों ने माना कि जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानवता और विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत है। चर्चा के दौरान सतत विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने, 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के समेत भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का भी जिक्र हुआ। सभी दलों के सांसदों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इससे निपटने के उपायों के बारे में विचार और सुझाव रखे। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है और इस पर सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि भारत इस अहम वैश्विक चुनौती को लेकर पूरी तरह से सजग है और जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की पूरे विश्व में सराहना हो रही है। लंबे समय या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम ही जलवायु है और मौसम की उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव जलवायु परिवर्तन है। औद्योगिक क्रांति के बाद मानवीय गतिविधियों के कारण दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जलवायु में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, जिसका दुनिया के हर क्षेत्र पर अलग अलग असर होता है। जलवायु परिवर्तन के चलते कुछ स्थानों पर तापमान तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा तो कहीं भारी बारिश होगी और बाढ़ आएगी। वहीं कुछ इलाकों को सूखे की मार झेलनी पड़ सकती है। यानी जलवायु परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में मानव जीवन पर संकट आ सकता है। मानव समाज के आगे ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान भी हैं, जिन पर सामूहिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। ये विषय पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के अस्तित्व पर एक बड़ा संकट है, जिसको लेकर पूरा विश्व आज चिंतित है। हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समस्या के समाधान के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये एक ऐसा व्यापक विषय है जिसमें देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं, समस्त जनता तथा जनप्रतिनिधियों की सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है। 3 दशकों से चल रही चर्चा के बावजूद धरती औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर के देशों की तमाम कोशिशों के बावजूद स्थितियां दिन प्रतिदिन और भयावह होती जा रही है। नियम 193 के तहत लोकसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा के दौरान भी
जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों और खतरों को लेकर सांसदों की चिंता साफ नजर आई। In August 2021, the IPCC estimated that a 1.5 degrees Celsius centigrade increase may happen much earlier by 2040. This could lead to a reduction of the snow cover, increase in heat wave, extreme precipitation, intensification of tropical cyclones and increase in sea level. आईपीसीसी की वही रिपोर्ट है कि वो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो जहां 1880 से लेकर 2019 तक केवल 0.85% था, वो आज 1850 से 19 को लेकर के 21वीं सदी के अंत तक 1.5% सेल्सियस हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर 0.85 पे जिस तरह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से पूरा इन्वायरमेंट एक चेंज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हर कंट्रीज में आ रहा है। Depletion in the glaciers due to the global warming has resulted in the rise of sea level. We should expect frequent and intense heat waves, extreme rainfalls and erratic monsoons, as well as more and more cyclones, along with the other weather-related calamities in the coming decades, as indicated by a report released by IPCC. सदस्यों ने कहा कि औसत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और दुनिया के कई देशों और शहरों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ग्लेशियर के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री स्तर 21वीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिसमें दुनिया की आधी से आधी आबादी जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह पूरी मानव जाति के लिए एक काफ़ी बड़ा खतरा है, जिसका भारत पर सीधा असर पड़ सकता है, खासकर जो समुद्री इलाकों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। जलवायु परिवर्तन, इसके दुष्परिणामों के कारण विश्व के अनेक देशों का संसार के मानचित्र से अस्तित्व खत्म हो जाने की संभावना है और हो रहा है। समुद्री स्तर का लगातार बढ़ना प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन पर अनेक प्रकार की आपदाएं आने की संभावनाएं बढ़ गई है। The global average temperature may rise to 3 degrees Celsius when the safety net is 1.5 degrees Celsius. So it is an alarming situation. The IPCC report, Intergovernmental Panel on Climate Change, if it comes true, then it is very difficult for the globe to survive. सभी दलों के सांसद इस मुद्दे पर सहमत नजर आए कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव पर रोक लगाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। सत्ता पक्ष के सांसदों ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंचामृत घोषणा का जिक्र किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के नेताओं को समझाया था कि इस चुनौती का सबसे बड़ा समाधान जीवन शैली में बदलाव है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि वर्ष 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के ऐलान का दुनिया ने स्वागत किया है और भारत इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की घोषणा की है, वह अपने आप में ऐतिहासिक है और मैं माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि विकसित देशों के प्रेशर के आगे नहीं झुकते हुए उन्होंने जो फेज डाउन की बात की, वह पूरे के पूरे विकासशील देशों के ब्लॉक में भारत का, पूरे दुनिया को भारत का मुरीद बना दिया। हमने साफ वैश्विक पटल पर यह संदेश दिया कि हम एक तरफ तो जहां जो हमारे एनडीसीज हैं, वह पेरिस एग्रीमेंट के हम एक एक को पूरे करने के लिए तत्पर हैं। हम पर्यावरण के लिए सबसे ईमानदार देश हैं, पर हम अपने देश के विकास के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या क्लाइमेट चेंजेज की कॉन्फ्रेंस में आज वो प्रधानमंत्री ने केवल कार्बन उत्सर्जन के लिए, इस क्लाइमेट चेंजेज के लिए केवल उन्होंने 5 सूत्र नहीं दिए, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक दिशा देने का काम किया, जिसको सभी सदस्यों ने माना कि भारत की पहल को, प्रधानमंत्री की पहल को सराहा गया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम
नेट जीरो एमिशन करेंगे, मतलब हम कार्बन के उत्सर्जन को जीरो पे 2070 तक लाएंगे। और उसके लिए उन्होंने एक रोड मैप दिया। ये निश्चित तौर से अपने आप में एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है। धरती के रक्षक की भूमिका में है भारत, और COP 26 में मोदी जी ने वास्तविक जमीनी पहल की है। यह पूरे विश्व के लिए परिवर्तनकारी है। हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में सब्सिडी दे रहा है। दुनिया के कोई दूसरे देश इतनी बड़ी पहल नहीं कर रहे जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एथेनॉल मिश्रण कर रहे हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, बैटरी निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसमें अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। धनी देशों का रवैया ठीक नहीं है। मैं अपने इस बातचीत के चलते मैं कहना चाहता हूं कि 2009 में 100 अरब डॉलर की वार्षिक कोष की स्थापना की बात कही गई थी। आज 2020 तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। विपक्ष ने भी माना कि COP 26 में भारत की 5 प्रतिबद्धताएं जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने से संबंधित पहलुओं के बारे में है और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता सराहनीय है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर भारत की गंभीरता को दर्शाता है। This House should express its appreciation to Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change for tirelessly he and his team has worked on COP26. The outcomes demonstrate their effort. Honorable Prime Minister at COP26 expressed to intensify India's effort to address the challenge of climate change by presenting to the world 5 nectar elements, Panchamrit of climate action by India. Therefore, today there is a need for climate justice and climate-friendly lifestyles to safeguard future generations and the planet from the impact of climate change. I am happy that our Honorable Prime Minister made a pledge to cut emissions in Paris, and we've also met our promise. I'm sure the increased promise in Glasgow, we are on the path to achieving that, and I hope we can all come together to prepare for our future generations. Not only that, our Prime Minister has made a commitment, like we all spoke about, to reduce carbon emissions by 1 billion tons by 2030, which I hope will be a reality. हालांकि ये भी सच है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कई मोर्चों पर ईमानदारी का अभाव है। जहां गरीब और विकासशील देश अमीर देशों से अपने संकल्प पूरा करने को कहते रहे हैं, वहीं अमीर और विकसित देश अब तक ग्रीन क्लाइमेट फंड और क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सांसदों ने विकासशील देशों का पक्ष रखने और जलवायु न्याय के मुद्दे को मजबूती से उठाने के लिए भी भारत की सराहना की। India deserves appreciation for raising the climate justice, and we also support it. But in the operational part, if you critically examine, it is not finding any place. India has to be better equipped in our negotiations. That is the suggestion. India has to protect its carbon space for the development of the country. But at the same time, we must not allow the rich who do most of the pollution to hide behind the poor. So also I appreciate the position taken by the government of India in the negotiations to substitute the word phase out with the phase down. I do appreciate the announcement made by the Honorable Prime Minister regarding the renewable energy in the COP26 Glasgow conference. It's a good thing, but that has to come, the government has to come out with a concrete action plan so as to make it practicable. India must be in the forefront to meet the global demand for mitigation of global change, and at the same time we should improve our capacity for adaptation. हालांकि विपक्ष का ये भी कहना था कि नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार को बहुत कुछ करने के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय का बजटीय आवंटन बढ़ाने की भी जरूरत है। However, this is the first time India has committed net zero emission to become a carbon neutral country. But how it is possible? What is your roadmap? How much fund you require? These are all the aspects that needs to be elaborated. We should not be taken for a ride insofar as climate change is concerned. India launched an ambitious initiative, One Sun, One World, One Grid during COP26, along with the Green Grids initiative of the United Kingdom. ये ग्लोबल जो फिनोमेना है क्लाइमेट चेंज, अकेला तो नहीं हम लड़ सकते, सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये अच्छी बात है।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि वैश्विक स्तर पर हुए सम्मेलन समझौते पर भारत में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को निपटाने हेतु केंद्र सरकार का क्या प्रयास तथा उपाय योजना कर रही है और अभी तक सरकार ने इस संबंध में कौन कौन सी उपाय योजना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार एक ठोस नीति बनाकर इस समस्या का हल करे। To achieve its new goals, India will need to do much more in a holistic way. So India has not invested in policies to facilitate our net zero commitments to COP26. It has also not made the budgetary allocations necessary to execute on our promise to the net zero 2070. भारत ने जहां वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है, वहीं चीन 2060 तक, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ इस लक्ष्य को 2050 तक हासिल करने का ऐलान कर चुके हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। हालांकि यूरोपीय संघ को एक साथ लेने पर भारत की गिनती चौथे नंबर पर होती है, जबकि इस मामले में पहले स्थान पर चीन और फिर अमेरिका है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया के अमीर देशों के मुकाबले काफी कम है। चर्चा के दौरान सदस्यों ने स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया ताकि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके। We have to reduce the carbon footprint. Now, what was decided after the meetings held in different countries like the Kyoto, the Paris and Glasgow, that we have to shift towards renewable energy. And it is definitely a proud moment that India is fourth as far as renewable energy production is concerned. But there are countries who have done better. Denmark is 100% renewable energy. And also Germany is doing very well as far as renewable energy production is concerned. So we have to phase out or stop totally fossil fuel and go towards renewable energy production. If the government is serious about tackling carbon emissions, then why is it that the government progress on increasing energy efficiency for existing power generation? What is the government's progress on increasing energy efficiency on existing power generation? My second point is that we are simply not investing enough funds in our climate change mitigation initiatives. In the last 5 years, madam, the ministry is unable to fully spend even the funds it has been allocated by this August House. The amounts of its actual expenditure has been decreasing. सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि COP26 में भारत और ब्रिटेन ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की घोषणा दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए की है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सब्सिडी, एथेनॉल मिश्रण, पेट्रोलियम में भारत का सीधे स्टेज 4 से स्टेज 6 पर आ जाना और 2030 तक भारतीय रेल के लिए नेट जीरो का लक्ष्य रखने जैसी पहलों में सरकार ने निवेश बढ़ाया है ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। पेरिस एग्रीमेंट को अगर किसी ने लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया है तो वह केवल और केवल भारत है। इतना ही नहीं, जर्मन वॉच एक के वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है CCPI, इसमें टॉप 10 में लगातार पिछले 3 सालों से भारत है। हम लोगों ने मनरेगा से पौधारोपण, तालाबों का निर्माण, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने से लेकर के नमामि गंगे परियोजना में हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इसी पर्यावरण को बचाने के लिए। There were some announcements made by the Prime Minister regarding supporting infrastructure in small island countries, which must be appreciated. The One Sun, One World Grid group was also announced by our Prime Minister, which was led by India and must be acknowledged. चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने अपने राज्यों और संसदीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ने वाले असर का भी उल्लेख किया। Sundarbans is one of the well-known climate hotspots, being affected unprecedentedly by 4 major cyclones in the last 2 years. This despite people in Sundarbans hardly contribute to climate change. When UNFCCC has agreed to start dialogue formally on loss and damage of climate change,
as part of the Glasgow decision, we should demand immediate initiation of such dialogue in Sundarbans and calculate the loss and damage already occurred in Sundarban ecosystem, including the same incurred by nearly 5 million people living in the area. The northeastern region is the storehouse of biodiversity. It harbors the mega hotspots of forestry, rainforest, and the biodiversity. Unfortunately, the climate change has taken its toll. There is a new concept, new description of climate refugees. In Assam, we have been seeing the plight of the climate refugees because the people who live in the riverine areas, who take shelter in the river islands, are routinely get homeless because of the fluctuations of the river water flow and the erratic floods pattern. बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर राय रखी। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के स्थानीय इलाकों में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर का जिक्र किया, तो जम्मू कश्मीर से सांसद हसनैन मसूदी ने श्रीनगर की डल झील में बढ़ते प्रदूषण का जिक्र करते हुए समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की। जलवायु परिवर्तन का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ ही रहा है, लेकिन जैसे मैंने देखा कि राजस्थान के स्थानीय इलाकों में इसका असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे हर मौसम की प्रचंडकारी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी। घटनाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन का असर मानसून में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती थी, आज के समय में इलाके सूखा झेल रहे हैं, औसतन बारिश भी नहीं हो पा रही है, और जहाँ कम बारिश हो रही थी वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। Say about the Dal Lake. We had also pleasure to go to Dal Lake. It has become a septic tank. Again, because of urban runoffs, agricultural runoffs, urban runoffs, because we have not been able to preserve it the way we inherited it. So my effort would be, instead of only highlighting the problem, but also to practically do something to address the problem. जलवायु परिवर्तन का असर बेहद विनाशकारी है और ये किसी स्थान विशेष, राज्य या राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए इसके खतरनाक असर को रोकने और प्रभावी कदम उठाने को लेकर सांसदों ने सुझाव भी दिए। We have to do better than what we are doing now, but that is not impossible. The solutions are in fact there. We need to focus on adoption and innovations. The finance is available. It is not difficult to find the finance. It is about creating a narrative of hope and positivity and creating that compact of partners who really want to do something meaningful and are not just in it for a fast buck. Otherwise, in some years, the planet as we know it won't exist. अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलाप पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारणों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धि धीमी हो। बीजेपी सांसद तापिर गांव ने ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाने और प्रदूषण संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया, तो निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने ग्रीन व्हीकल्स पर सब्सिडी देने का सुझाव दिया। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इस देश के लोगों को हमको सिखाना पड़ेगा। स्कूल कार्यक्रम में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को हम अप टू यूनिवर्सिटी लेवल तक हर बच्चों को ये जानने देना है कि आने वाला कल हमारा कितना खतरनाक है। इफ वी डू नॉट प्रिजर्व, इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट दिस एनवायरमेंट, आदिवासी जहाँ है वहाँ जंगल है, वन है, इससे भी इस कल्चर को हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा कि एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सर, हमारा कानून को सख्त करना पड़ेगा। वी हैव टू गिव मोर फीडर्स टू आवर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड एंड आपका हर प्रदेश में जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां से सड़कों पर भारी मात्रा में पोल्यूशन बढ़ रहा है जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। उसके कारण कई तरीके की बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार को एक सुझाव है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी व्हीकल, सोलार व्हीकल पर भारी सब्सिडी देकर नागरिकों का ध्यान
आकर्षित करना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह पोल्यूशन फ्री व्हीकल खरीदें और पोल्यूशन मुक्त ये करा जाए। चर्चा प्रकृति, धरती, पर्यावरण को बचाने की हो रही थी, तो इस दौरान कुछ सांसदों ने कविता के माध्यम से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। I want to quote few lines of the famous poetry poem of Srimati Sugata Kumari, you know. Urutai nadam namakkammakku vendi, urutai nadam namakku makkalkku vendi, urutai nadam namak cheru kiligalkku vendi. Sir, let us plant a seed for our mother, let us plant a seed for our children, let us plant a seed for the lovely birds, let us protect the nature. प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। ये हवा की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकते चिड़िया की चहचहाहट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। ये खूबसूरत चांदनी रात, ये तारों की झिलमिलाती बरसात, ये खिले हुए सुंदर रंग बिरंगे फूल, ये उड़ते हुए धूल कुछ कहना चाहते हैं हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। ये नदियां की कलकल, ये मौसम की हलचल, ये पर्वत की चोटियां, ये झिंगुर की सीटियां कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। नमस्कार। हालांकि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा अगले सत्र में भी जारी रहेगी। चर्चा के साथ साथ प्रयास भी जारी रहने चाहिए, और वो भी ईमानदार प्रयास। विकसित और विकासशील देशों में एक स्पष्ट साझी समझ का विकसित होना किसी भी सफलता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। वहीं समस्या की पहचान, आकलन, बेहतर समन्वयन और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों की निगरानी भी आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन के होने वाले गंभीर परिणामों से सुरक्षित रखा जा सके और दुनिया को बचाया जा सके।